आधी दुनिया बस एक चुटकी में राख बन चुकी है। उम्मीदें, सपने, परिवार, सब कुछ, मतलब सब कुछ बिखर गया। आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, बल्कि उस लड़ाई के बाद की जो खामोशी है, वो जो शोक है, और उस बलिदान की है जो एक पूरे युग के अंत का प्रतीक बना। बिल्कुल। और हमारे पास एवेंजर्स एंड गेम के कई विश्लेषण हैं। हाँ, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना तो है नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर क्यों नहीं है, ये कैसे शोक, विफलता और आखिर में उम्मीद की एक बहुत गहरी पड़ताल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत ही एक गहरे सदमे से होती है। क्लिंट बार्टन अपने परिवार के साथ है, अपनी बेटी को तीर चलाना सिखा रहा है, और अगले ही पल वो अकेला रह जाता है। सब गायब। सब गायब। और दूसरी तरफ हजारों मील दूर अंतरिक्ष में टोनी स्टार्क ऑक्सीजन खत्म होने का इंतजार कर रहा है, पेपर पॉट्स के लिए अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड करते हुए। ये सिर्फ तबाही नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी व्यक्तिगत हार का मंजर है। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी का जो पहला कदम है वो बदला लेना है। हाँ, तुरंत। बचे हुए एवेंजर्स थानोस को ढूंढते हैं और थॉर वो बिना सोचे समझे उसका सिर काट देता है। पर उन्हें एहसास होता है कि इससे कुछ भी नहीं बदला। इन्फिनिटी स्टोन्स तो नष्ट हो चुके हैं। मतलब बदला मिल गया, पर जीत का एहसास कहीं नहीं था। बिल्कुल। और यही फिल्म की पहली बड़ी सीख है कि इस समस्या का हल सिर्फ हिंसा से नहीं निकलेगा। और उस एक झटके के बाद एक सन्नाटा छा जाता है। बदला पूरा हो गया, लेकिन दुनिया वैसी की वैसी टूटी हुई है। और ये खामोशी एक दिन, एक महीना नहीं, बल्कि पूरे 5 साल तक रहती है। हाँ, 5 साल। ये जो 5 साल का अंतराल है ना, वो इस कहानी की आत्मा है। सही बात है। ये हर किरदार को अपनी हार के साथ जीने पर मजबूर करता है। स्टीव रॉजर्स, जो कभी हार नहीं मानता था। हाँ, वो अब एक सपोर्ट ग्रुप चला रहा है, लोगों को आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। शायद खुद को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था। और नताशा, वो अकेली एवेंजर्स हेडक्वार्टर में बैठकर दुनिया को जोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि उसके पास अब और कुछ बचा ही नहीं है। और थॉर का क्या? मतलब थॉर की हालत तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। वो शक्तिशाली गॉड ऑफ थंडर। हाँ, अब न्यू एसगार्ड में डिप्रेशन, शराब और मोटापे में डूबा हुआ है। और ये सिर्फ एक मजाकिया सीन नहीं है, ये पीटीएसडी का एक बहुत ही कच्चा चित्रण है। बिल्कुल। और फिर आता है टोनी स्टार्क। हाँ, टोनी। उसने वो किया जो शायद सबसे मुश्किल था। उसने एक नई जिंदगी बना ली, पेपर के साथ और अपनी बेटी मॉर्गन के साथ। उसने हीरो की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है। और यही बात कहानी में सबसे बड़ा भावनात्मक दाव लगाती है। जब स्कॉट लैंग मतलब एंटमैन टाइम ट्रैवल का आइडिया लेकर आता है, तो टोनी सबसे पहले मना करता है। क्यों? क्योंकि पहली बार उसके पास खोने के लिए दुनिया से भी ज्यादा कीमती कुछ है, उसका परिवार, उसकी शांति। सही कहा। स्कॉटलैंड का क्वांटम रेल्म से लौटना उम्मीद की एक किरण जैसा है। हाँ। लेकिन ये कोई आसान सा टाइम ट्रैवल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हल्क समझाता है, वो अपने अतीत को बदल नहीं रहे हैं। ऐसा करने से उनका वर्तमान नहीं बदलेगा, बल्कि एक नई टूटी हुई हकीकत बन जाएगी। तो वो बस कुछ समय के लिए स्टोन्स उधार ले रहे हैं। हाँ, ये एक मिशन नहीं, ये ब्रह्मांड के नियमों के साथ एक बहुत बड़ा जुआ है। हर गलती की कीमत एक नई दुनिया का विनाश हो सकता है। और इसी टाइम हीस्ट के दौरान कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये टाइम हीस्ट असल में एक थेरेपी सेशन था। अच्छा, कैसे? हर किरदार को अनजाने में अपने सबसे बड़े दर्द या अधूरी ख्वाहिश का सामना करने के लिए अतीत में भेजा गया। ये सिर्फ स्टोन्स लाना नहीं था, ये टूटे हुए नायकों को जोड़ना था। जैसे 2012 के न्यूयॉर्क में कैप्टन अमेरिका को अपने ही अतीत के संस्करण से लड़ना पड़ता है। वो भोला, आदर्शवादी कैप्टन, और जो सिर्फ आदेशों का पालन करता था। जब हमारा कैप्टन कहता है मैं ये पूरा दिन कर सकता हूं, तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो कितना बदल चुका है, कितना समझदार हो चुका है। और टोनी, उसे 1970 में अपने पिता हॉवर्ड स्टार्क से मिलने का मौका मिलता है। और वो अपनी पहचान बताए बिना उनसे बात करता है, और उसे पता चलता है कि उसके पिता हमेशा उससे प्यार करते थे, उस पर गर्व करते थे। ये वो बातचीत है जो उसे कभी नहीं मिली थी। ये उसके किरदार की सबसे बड़ी भावनात्मक गांठ को खोल देता है। सही कहा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे असरदार पल था, वो थॉर का था। 2013 के एसगार्ड में वो अपनी माँ फ्रिगा से उनकी मृत्यु से ठीक पहले मिलता है। वो पूरी तरह से टूट चुका था उस वक्त, खुद को असफल मानता था। हाँ, लेकिन फ्रिगा उसे देखती है और कहती है, असफलता उसे कहते हैं जो हम हैं, न कि जो हमें होना चाहिए था।
वो उसे समझाती है, तुम असफल नहीं हो। और उन शब्दों में इतनी ताकत थी कि थॉर का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आता है। और इसका सबूत तब मिलता है जब वो अपना हाथ बढ़ाता है और म्योलनिर उड़कर उसके हाथ में आ जाता है। वो फिर से काबिल महसूस करता है। तो हाँ, ये ही स्टोन्स के लिए था, लेकिन इसने उन्हें वो दिया जिसकी उन्हें ज्यादा जरूरत थी, भावनात्मक शांति। लेकिन हर यात्रा आसान नहीं होती। सोल स्टोन, उसके लिए नताशा और क्लिंट वॉर्मर पहुंचते हैं और वहां उन्हें उस भयानक सच का सामना करना पड़ता है। एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा। ये सीन दिल दहला देने वाला है, क्योंकि ये दो सबसे इंसानी एवेंजर्स के बीच हैं। उनमें कोई सुपर पावर नहीं है, बस एक गहरा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ये कोई भव्य लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत ही दर्दनाक व्यक्तिगत चुनाव है। और अंत में नताशा मुस्कुराते हुए कूद जाती है। उसका बलिदान ये तय कर देता है कि इस जीत की कीमत बहुत बड़ी होगी। ये वो पल है जहां दर्शकों को भी एहसास होता है कि सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वर्तमान में लौटकर हल्क चुटकी बजाता है और सब वापस आ जाते हैं। कुछ पल के लिए लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन तभी हाँ, 2014 का थैनोस भविष्य में आ जाता है और एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स को धूल में मिला देता है। मलबे के बीच से हमारे 3 हीरो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर उठते हैं। ये एक प्रतीकात्मक क्षण है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो 3 स्तंभ हैं वो अभी भी खड़े हैं। और फिर वो पल आता है जिसका शायद हर फैन ने सपना देखा था। कैप्टन अमेरिका म्योलनिर उठाता है। हाँ, मेरा हमेशा से सवाल था, क्या वो हमेशा से काबिल था? हाँ, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो उसे हिला तो पाता है पर उठा नहीं पाता। ये एक बेहतरीन सवाल है। एक थ्योरी ये है कि वो एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी काबिल था, लेकिन उसने थॉर के सम्मान में उसे नहीं उठाया। अच्छा। दूसरी थ्योरी ये है कि वो उस समय पूरी तरह काबिल नहीं था, क्योंकि वो टोनी से अपने माता पिता की मौत का सच छुपा रहा था। जब सिविल वॉर के बाद वो सच सामने आया तो उसके मन का बोझ हट गया और वो पूरी तरह से वर्दी हो गया। वजह जो भी हो, वो पल तो सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया है। बिल्कुल। लेकिन तीनों मिलकर भी थानोस को रोक नहीं पाते हैं। जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, कैप्टन अकेला खड़ा है टूटी ही ढाल के साथ, तभी एक आवाज आती है, कैप ऑन योर लेफ्ट। और वो जो दृश्य है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल्स का खुलना और वकांडा की सेना, असगार्ड के लोग, जादूगर, गार्डियंस, हर कोई वापस आ जाता है। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये 22 फिल्मों की मेहनत का नतीजा है। ये एक दशक के सिनेमाई सफर का सम्मान है। और जब कैप्टन अमेरिका आखिरकार कहता है एवेंजर्स असेंबल, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक पीढ़ी का जश्न होता है। लड़ाई के अंत में थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट हासिल कर लेता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं अपरिहार्य हूं। लेकिन जैसे ही वो चुटकी बजाता है, कुछ नहीं होता। स्टोन्स गायब है। कैमरा टूनी की तरफ जाता है, जिसके सूट में सारे स्टोन्स लगे होते हैं। यहाँ पर कहानी एक पूरा चक्र पूरा करती है। थैनोस का मानना है कि उसका मकसद किस्मत में लिखा है, वो अपरिहार्य है। लेकिन टोनी, जो एक इंसान है, जो तकनीक और अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करता है, वो किस्मत को चुनौती देता है। और वो अपनी आखिरी ताकत से कहता है, और मैं हूं आयरन मैन। वो चुटकी बजाता है, थैनोस और उसकी पूरी सेना धूल में बदल जाती है। और इसकी कीमत टोनी को अपनी जान दे के चुकानी पड़ती है। ये उस सफर का बेहतरीन अंत है जो 11 साल पहले शुरू हुआ था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म का अंत टोनी स्टार्क के आई एम आयरन मैन कहने से हुआ था। तब ये उसका अहंकार था। हाँ, उसकी पहचान की घोषणा थी। और इस बार वही शब्द बलिदान का प्रतीक बन जाते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी था? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो 14 मिलियन भविष्य देखे, उनमें से किसी में भी टोनी को बचाना मुमकिन नहीं था? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद फिजिकली कोई और रास्ता हो, लेकिन भावनात्मक रूप से शायद नहीं। टोनी का किरदार हमेशा से एक अपराध बोध से घिरा रहा है। अपने हथियारों से हुई तबाही, उल्ट्रॉन बनाना, अपने माता पिता की मौत का बोझ। हाँ, ये बलिदान उसे उस बोझ से आजादी देता है। ये सिर्फ दुनिया को बचाना नहीं था, ये खुद टोनी स्टार्क की आत्मा को बचाना था। जिसने ये सब शुरू किया, उसी ने इसे खत्म भी किया। टोनी के अंतिम संस्कार में सभी हीरो मौजूद होते हैं। ये वाकई एक युग का अंत था। लेकिन फिल्म यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, थॉर गार्डियंस के साथ एक नई यात्रा पर निकल जाता है और स्टीव रॉजर्स वो स्टोन्स को वापस रखने अतीत में जाता है, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में लौटता है। उसने वो जिंदगी जी ली जो उसे हमेशा से चाहिए थी, पेगी कार्टर के साथ। ये टोनी के अंत के बिल्कुल विपरीत है। कैसे? टोनी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जबकि स्टीव ने आखिरकार अपने लिए एक जिंदगी चुनी। दोनों ने अपने अपने तरीके से अपनी शांति पाई।
एक ने बलिदान में, दूसरे ने प्यार में। और फिर वो अपनी ढाल सैम विल्सन को सौंपता है, एक नए कैप्टन अमेरिका की नींव रखता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। ये फिल्म हमें बताती है कि हीरो अमर नहीं होते, लेकिन उनकी विरासत और उनके बलिदान की कहानियां वो हमेशा जिंदा रहती हैं। टोनी की विरासत उसकी बेटी और उसके बनाए हुए भविष्य में है। और स्टीव की विरासत उस ढाल में है जो एक प्रतीक के तौर पर अगली पीढ़ी को सौंपी गई है। तो ये कहानी हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। फिल्म एक हीरो के बलिदान पर खत्म होती है, लेकिन दूसरे को ढाल सौंपकर एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत भी करती है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विरासत आखिर है क्या? क्या ये एक अंत है या बस जिम्मेदारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका?